السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر तमाम الखैर। आज हम इंशाल्लाह एपिसोड नंबर 2 यानी सेशन नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी सीरीज चल रही है। उसमें आज हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो फूड सप्लाई चेन में होते हैं, टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ ग्रोथ जो फूड इंडस्ट्री की पाकिस्तान में है और जनरल वो किस तरह हुई है ओवर द टाइम। कुछ इस तरह के टॉपिक्स हमारे आज इंशाल्लाह ज़ेर बहस रहेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होती है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर मार्केटिंग होती है। तो ये बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू है कि फूड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जिसमें क्रॉप्स वगैरह की कल्टीवेशन होती है, लाइफ स्टॉक की रेजिंग वगैरह होती है, फिशिंग फार्मिंग वगैरह ये सब। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह काम करती हैं। जैसे उसमें पेस्चराइजेशन वगैरह के प्रोसेस लगाते हैं, उसमें कैनिंग वगैरह करते हैं, बेकिंग वगैरह करते हैं बेसिकली। और एक उसकी शेफ लाइफ एक्सटेंशन का काम करते हैं, ठीक है, उसको एक्सटेंड करने का काम होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बेसिकली लॉजिस्टिक, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, इन सब का काम होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड इन ऑप्टिमल कंडीशंस, यानी जिस कंडीशन के अंदर, जो स्टोरेज कंडीशंस जो फूड बनाने वाली कंपनी ने तय की थी कि इसको ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, सर्टेन टेम्परेचर तक जा सकता है, उससे ऊपर अगर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। उनको माइंड में रखते हुए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो रिटेलर्स को जाएगी या तो स्टोर्स पे जाएगी, मतलब या फिर कंज्यूमर्स को डायरेक्ट चली जाती है, और इस तरह से होता है मामला। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। उसके बाद मार्केटिंग, ये हम सबको पता है कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब ब्रांडिंग और प्रमोशन होती हैं, उसमें मार्केट रिसर्च होती है कि किस तरह से कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं आजकल। ब्रांडिंग और प्रमोशंस में एक बात ये है कि मतलब अगर उन्होंने कोई एक चीज़ स्पेसिफिक डाली है, जैसे विटामिन ई, जो ऑयल इंडस्ट्री है वो ये कहती है हमने इसमें विटामिन ई डाला है। वैसे इसके दो फायदे हैं। एक तो विटामिन ई इसलिए डाला है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, वो रैंसिडिटी से बचाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया बाहर वालों को, उन्होंने बाहर वालों को ये बताया कि हमने इसमें विटामिन डी डाला है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, माशाल्लाह भाई, आप हमारा प्रोडक्ट लें क्योंकि हम विटामिन ई डाल रहे हैं। तो खैर, तो इस तरह से ब्रांडिंग और प्रमोशन होती हैं और डिस्काउंट्स आते हैं। मार्केट को स्पेसिफिकली रिसर्च की जाती है कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आजकल क्या है। जैसे अब कराची वाले हैं तो वो थोड़ा चटपटा खाना खाते हैं, थोड़ा सा पेशावर की साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा वो गोश्त वाला आइटम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब इस तरह से कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होती हैं। और ये देखा जाता है कि मतलब अब कंज्यूमर, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अब कंज्यूमर जो है वो क्लीन लेवल की तरफ जा रहे हैं, कम से कम प्रिजर्वेटिव्स डालें, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स जो है वो कम से कम हों, और ज़्यादातर जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ शिफ्ट आए, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट रिसर्च करते रहनी चाहिए हम सबको, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज में है। तो हमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का पता चलता रहता है, या फिर हम सर्वेज फीडबैक्स लेते हैं कि भाई कंज्यूमर क्या चाह रहा है, अब वो हमसे क्या तवक्को कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री। अब हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री इन जनरल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करेंगे इसमें इंशाल्लाह, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, हेल्थ ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स है, टेक्निक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन आया है। जैसे माइक्रोवेव कुकिंग हो गया या फ्रीज ड्राइंग मेथड्स हैं, इन सब ने जो है वो एफिशिएंसी जो है हमारी बढ़ा दी है। ब्लांचिंग के मेथड्स जो हैं अब और मजीद नए नए आ रहे हैं, और नए नए आए हैं पास्ट में। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं क्योंकि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना। तो हम फूड साइंस में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स के जरिए अपने प्रोसेसेस को किस तरह बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि मतलब आउटपुट जो हमारी यील्ड निकल रही है वो मैक्सिमाइज हो सके, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज अच्छी हो, बेहतरीन हो, ठीक है। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बेसिकली इस तरह से होता है कि सस्टेनेबल सोर्सिंग हो, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, इको फ्रेंडली पैकेजिंग। बेसिकली ये होता है कि एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी रखते हुए अपने काम वगैरह सर अंजाम देना, ताकि उसमें नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, पोल्यूशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो कम से कम हो। उसके बाद हेल्थ ट्रेंड की बात आ गई। हेल्थ ट्रेंड की बात आ गई कि वही ऑर्गेनिक खाना चाहिए लोगों को, अब ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, मतलब एलर्जन फ्री होना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर्स की जो ओवर द टाइम चेंज होती रहती हैं, तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, ये जैसे जैसे एक्सपेंशन ऑफ फूड सप्लाई चेन्स, ठीक है, फूड सप्लाई चेन एक्सपैंड हो रही है,
एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल कुजीन इनटू लोकल मार्केट्स। यानी जैसे हम पाकिस्तान के पैराडाइम में बात करें तो चाइनीज़ कुजीन हमारे पास चलता है, इटालियन कुजीन हमारे पास चलता है कैफ़ेज़ में, और इस तरह से हमारे पास नए नए किस्म के पास्ता और वो सब। हमारा अपना लोकल कुजीन क्या है? बिरयानी, नहारी वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप के, जिसको हम देसी आइटम कहते हैं ना। तो वो हमारे कुजीन है। जो बाहर का कुजीन है फिर वो भी हमने जो है वो अपनाया है। इसी तरह बाहर हम जाते हैं तो जैसे सऊदी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अपनी सप्लाई चेन खोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे बिरयानी मिल जाती है आपको, नहारी मिल जाती है। टेस्ट का थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि वो अरब ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं। वो लोग इतने मसाले वगैरह नहीं खाते, लेकिन कम और बेश कुजीन जो है वो लोकल प्रेफरेंसेस के साथ अडेप्ट हो सकते हैं, और इसी तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। सही है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो फूड इंडस्ट्रीज की हमने एक ओवरव्यू लिया है। इन सब की मजीद डिटेल्स भी हो सकती हैं। आप लोगों को इनकरेज करूंगा इंशाल्लाह कि इसमें मजीद रिसर्च करें, खास तौर से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी फायदा देगा। अब जो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है ओवर द टाइम, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हीट ट्रीटमेंट है, फर्मेंटेशन है, डिहाइड्रेशन है, उसके बाद इमल्सिफिकेशन है, एक्सट्रूशन है। तो सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसे पेस्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे पास जो प्रोसेसिंग जो हीट के थ्रू होती है उसमें हमारे पास ये कुछ प्रोसेस के तरीके हैं जिससे हम हार्मफुल माइक्रोब्स को जो है वो किल कर सकते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह मजीद डिटेल में अपने आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी टेक्निक्स हैं और जो हीट प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फर्मेंटेशन, जैसे मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट्स, ठीक है, जिसमें वो फ्लेवर एनहांसिंग और प्रिजर्वेशन के काम होता है, तो फर्मेंटेशन होती है। और इसी तरह डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड्स टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, कॉमनली यूज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेसिकली फूड्स एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे पेरिशेबल गुड्स हैं। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है कि जब फार्म से निकले हैं तो उनको जल्द अज जल्द कंज्यूमर तक पहुंचना है, वरना इनकी जो है क्वालिटी खराब हो सकती है। ये इसमें जो है ना वो रैंसिडिटी हो सकती है। रैंसिडिटी बेसिकली होता है कि उसका टेक्सचर, टेस्ट और स्मेल जो है ना वो ऑफ फ्लेवर, ऑफ ओडोर, ठीक है, स्टेल, बहुत ख़राब हो जाना। तो रेसिडिटी की भी फिर मजीद टाइप्स होती हैं जिसको हम इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। और बेसिकली मॉइस्चर जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा मसला कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जितना मॉइस्चर होता है ना, अगर हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, मतलब कंज्यूमर तक जल्द से जल्द नहीं पहुंचेगा। जो पेरिशेबल गुड्स का मसला होता है कि मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर में ना माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि मॉइस्चर कम हो। मॉइस्चर कम होगा तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है ना, उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इमल्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। कंबाइनिंग ऑयल एंड वाटर इन प्रोडक्ट्स लाइक मेयोनीज टू क्रिएट स्टेबल मिक्सचर्स। बेसिकली ऑयल और वाटर या वाटर एंड ऑयल, जैसे बटर और मेयोनीज, इन सब की मिसाल है। तो ये भी टेक्निक हमारे पास जो है वक्त के साथ साथ आई है। इसी तरह एक्सट्रूशन, बेसिकली स्नैक फूड्स और सीरियल्स को बनाने का एक प्रोसेस है। वो किस तरह होता है कि इंग्रेडिएंट्स को फोर्स किया जाता है थ्रू अ शेप ओपनिंग, ठीक है। शेप्ड ओपनिंग की मिसाल इस तरह ले, कोई मोल्ड है, कोई स्पेसिफिक उसको शेप देना है, तो उसके अंदर आप फोर्स कर रहे हैं हाई प्रेशर के थ्रू, आपने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो वो एक पर्टिकुलर शेप के जो है वो बन के बाहर आए। तो ये एक्सट्रूशन टेक्निक है हमारी। इसके बाद थोड़ा सा फूड इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में जायजा ले लेते हैं कि ये किस तरह का सेक्टर है, इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या है और पोटेंशियल क्या है ग्रोथ का। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी चैलेंजेस होते हैं ना वहाँ पे पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि हम उस चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक डाइवर्स सेक्टर है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, मीट, डेयरी प्रोसेसिंग, ये सब, बेवरेज, केटरिंग, लोकल और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों में आ जाता है। इसके अलावा मसाले वगैरह और ये सब 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 चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा डाइवर्स सेक्टर है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं? हमारे हमारे चैलेंजेस हैं कि फूड सेफ्टी के मसाइल हैं, क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं है, बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी का मसला है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये कुछ स्फेयर्स हैं। इसके अलावा ग्रोथ पोटेंशियल क्या है हमारे पास? ग्रोथ पोटेंशियल हमारे पास ये है कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड अ ग्रोइंग मिडिल क्लास प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोसेस्ड फूड मार्केट्स। बेसिकली जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, हम जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, लोग सिटीज लाइफ की तरफ आ रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं उसको, और ज़्यादा मतलब बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए, न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भी उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ जो है ना वो पोटेंशियल है। ये जो हमारे चैलेंजेस हैं,
हम अगर इसमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू काम करें इंशाल्लाह, तो इसमें हम बहुत बेहतरी ला सकते हैं। तो फ्यूचर आप लोग के हाथ में इंशाल्लाह, और हमारे हाथ में, तो हम लोगों ने इंशाल्लाह इसमें मेहनत करनी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सिग्निफिकेंस की जब बात आ रही है, तो फूड सेफ्टी जो है ना, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट जो है वो हुई है, सस्टेनेबिलिटी। जब ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट बनता है या एक पूरी फील्ड आती है फॉर्मली, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि फूड सेफ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपके पूरे आईएसओ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे एफएसएससी वाले, वो अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह से मजीद। तो फूड सेफ्टी की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, इंश्योर्स द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्रोसेसिंग टेक्निक्स। उसके अलावा न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट होती है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स टू कॉम्बैट मैल न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट हेल्थ। ये वही फंक्शनल फूड्स की बात हो गई जो हमने पहले की थी, पहले सेशन में। और मतलब न्यूट्रिशन एडवांसमेंट, मतलब किसी को अगर कैल्शियम या आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए स्पेसिफिक खाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और ऊपर एक फूड सेफ्टी में एक और बात मुझे अभी याद आई है कि एलर्जेंस से बचाने की कोशिश। ठीक है, किसी को एग से एलर्जी होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश से एलर्जी होती है, तो वो भी फूड सेफ्टी के जुमरे में आ जाता है। तो ये सब हमने कब पता चलेगा? जब इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होगी? जब इसमें यूनिवर्सिटीज और फील्ड और ये सब चीजें होंगी, हमारे पास रिसोर्सेज होंगी नेसेसरी। तो ये सिग्निफिकेंस है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। हमारा खाना बेहतर हो रहा है, हमें न्यूट्रिशनल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें और इनहेंस हो रहा है। तीसरा ये कि सस्टेनेबिलिटी, सही है, इनोवेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड इम्प्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। बेसिकली रिसोर्स को और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, और मजीद उनको मतलब ऐसी साइकिल में चलाना कि वो खत्म ना हो। ठीक है, रिसोर्सेज से हम कभी खाली हाथ ना हो। रिसोर्सेज होंगी तो ही तो वो आगे प्रोसेस गुड बनेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स उनको रिड्यूस करना, मतलब लैंड डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, और हमारे दूसरे इम्पैक्ट्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, और इस तरह से हम मजीद मजीद चीज़ों से सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हैं, बेसिकली पैदाइश से लेकर मौत तक। मुझे इस तरह से कहने में मजा आता है कि जब हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है, जब से लेके जब तक वो एंड उसका कंज्यूमर पे नहीं हो जाता, तो हम उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट करते रहते हैं कि भाई इसमें ये किस किस स्टेज या किस स्टेप पे जो है ना ये पोल्यूशन कॉज कर रहा है, कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज कर रहा है, तो हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक सस्टेनेबिलिटी का मेथड ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच। बेसिकली हम बाय प्रोडक्ट्स को भी यूज करें। ठीक है, एक फूड को यूज किया, उसका कुछ ना कुछ बच रहा है अगर किसी तरह से, तो उसको दोबारा यूज किया जाए, एक लीनियर प्रोसेस को लूप प्रोसेस में यानी सर्कुलर प्रोसेस में यूज किया जाए। मतलब जो एंड प्रोडक्ट है उसको भी किसी ना किसी तरह हम अपने इस्तेमाल में ले लें, या किसी प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम अपने इस्तेमाल में ले लें। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो इस तरह हमारे काम आती है। हमने इससे फिर अपने रिसोर्स को भी बचाया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी बचाया, एनर्जी को ये कम करने की कोशिश होती है कि एनर्जी कम यूज हो और बेहतर से बेहतर तरफ हम जा सकें। इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसीज का क्या रोल है भाई हमारे पास? रेगुलेटरी एजेंसीज बेसिकली क्या करती हैं कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखती हैं, लेबलिंग को देखती हैं, कंप्लाइंस को देखती है हेल्थ रेगुलेशन के साथ। पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, PSQCA, और फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसे पंजाब की हैं, सिंध की हैं, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में बहुत हमें काम करते हुए आमतौर पर नजर आते हैं, जो फूड क्वालिटी और सेफ्टी को चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा फूड लेबल्स, जो हमने ऊपर बात की थी, फूड लेबल्स की क्या जरूरत है? फूड लेवल्स की जरूरत इसलिए है कि वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू और एलर्जेंस। बेसिकली ये हमारा कंज्यूमर के साथ एक कम्युनिकेशन है, सही है। हमारे फूड पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग में अगर लेबल लगे हुए हैं प्रॉपर, एलर्जेंस भी बता दिया कि भाई इसमें ये वाले नट्स हैं, ठीक है, अगर आप खाएंगे तो आपको अगर एलर्जी है तो आप ना खाएं, इसमें ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है, अगर कोई स्पेसिफिक हमने डाली है उसमें, तो ये हमारा कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि हम कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ आराम से और बेहतर तरीके से उनसे बात पहुंचा सकते हैं। उसके बाद रेगुलेशंस जो है ना, फूड लेवल्स, उससे फायदा ये होता है कि आपको कंप्लाई करना पड़ता है लोकल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर सेफ्टी को मद्देनजर रखना होता है। ट्रेंड्स क्या है भाई आजकल? इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्लियर लेबलिंग, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड हेल्थ क्लेम्स, रिफ्लेक्टिंग कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रेफरेंसेस। बेसिकली अब लोग, जैसे मैंने बहुत अर्ज कर रहा हूँ उस तरफ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, तो इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम जब कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं, जब भी हमें कोशिश ये करनी है कि प्रिजर्वेटिव जो है ना वो ऑर्गेनिक हो और कम से कम हो। ठीक है, तो बेसिक हम चाह ये रहे हैं कि ऑर्गेनिक
लाइफस्टाइल की तरफ स्विच करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ पे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे और डाउन द लाइन हमें ये फायदा करेगा। तो ये कुछ करंट ट्रेंड्स हैं। और इसके लिए हमें हेल्थ क्लेम्स और सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कि भाई मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, या फला फला फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को भी कोई ना सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं हमारे पूरे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्लियर है। सही है कि हमने वो ट्रांसपेरेंट है कि हमने इसको इस तरह से ऑब्टेन किया और ये इस तरह नेचुरल हमने इसको बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है फूड लेवल्स। इसी के साथ हमारा सेशन अलहमदिल्ला यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह सेशन नंबर 3 में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। और दिस इज मी आया बाबर साइनिंग आउट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।